जय हिंद प्यारे बच्चों। सिंह सर के मिशन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इस मिशन के तहत जो आपका टेस्ट हुआ नीट 5, उसका मैं हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो आज उसको नीट 5 में जो आपका संडे पेपर हुआ उसका आज मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक। और ये आपका पहला क्वेश्चन रहा बेटा। कह रहा है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किस कारक पर निर्भर करती है? गैस की प्रकृति पर, तापमान पर, आयतन पर, द्रव्यमान पर। बेटा जो आदर्श गैस है, तो आदर्श गैस के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है उसके परम ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? परम ताप पर निर्भर करती है। और जो गतिज ऊर्जा है वो परम ताप के परम ताप के अनुक्रमानुपाती भी होती है। अगर परम ताप बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। अगर परम ताप घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं निश्चित आयतन पर एक परमाणु गैस की ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा सीवी का मान होता है। सीवी का मान होता है निश्चित आयतन पर। जब बात निश्चित आयतन की है तो बेटा निश्चित आयतन पर जो सीवी होता है उसका फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्र कोटि में 1/2 F R होता है। सीवी बराबर 1/2 F R। और यहाँ पर एक परमाणु गैस लिखा है। एक परमाणु गैस के लिए जो स्वतंत्र कोटि होता है वो 3 होता है। तो सीवी बराबर आपका हो जाएगा 3/2R। सीवी बराबर क्या हो जाएगा? 3/2R। अगर यहीं पे द्विपरमाणु गैस होता तो द्विपरमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है और पॉली बहुपरमाणु के लिए आपका 6 होता है। तो यहाँ पे एक परमाणु था तो उस हिसाब से आपका जो विशिष्ट ऊष्मा है आपका सीवी वो 3/2R होगा। और ये किस ऑप्शन पे लिखा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। तो ये पहला आपका विकल्प यहाँ पे सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चले तो कह रहा है एक आदर्श गैस के लिए पी, वी और ई में संबंध होगा। एक आदर्श गैस के लिए पी, वी और ई में संबंध होगा। तो अगर हम बात करें तो जो प्रेशर होता है पी बराबर 1/3 रो वी आर में स्क्वायर होता है। और यहां पर रो आपका डेंसिटी है, घनत्व। रो आपका क्या है? घनत्व है। और जो आपका घनत्व होता है वो मास अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए तो m/v वी आर में स्क्वायर होगा। और हम सब ने पढ़ा है यहाँ से पी वी बराबर 1/3 m वी आर में स्क्वायर आया। जो गतिज ऊर्जा या ऊर्जा होता है E वो होता है 12 m वी आर में स्क्वायर। और यहाँ से 12 m वी आर में स्क्वायर। m वी आर में स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2e लिख सकते हैं। तो जो फाइनल रिलेशन बनेगा वो बनेगा 2/3e। पी वी बराबर 2/3e। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा है? पी वी बराबर 2/3e और ऐसा विकल्प 4 में लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका चौथा विकल्प सही होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि गैस के 4 अणुओं की चाल 1, 2, 3 और 4 किलोमीटर पर सेकंड है। अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वी आरएमएस है उसका फार्मूला होता है v1² प्लस v2² प्लस सो ऑन vn² अपॉन n। यहाँ पे ये जो कैपिटल N लिखा हुआ है ये अणुओं की संख्या है। ये अणुओं की क्या है? संख्या है। और यहाँ पर कितने अणु दे रखे? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे n का मान कितना होगा? 4 होगा। v1 का मान 1 है, v2 का मान 2 है, v3 का मान 3 है और v4 का मान क्या है? 4 है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट की जाए वी आरएमएस तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया
और ये अणुओं की संख्या 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको ऐड करें तो 20, 29, 30, 30/4 आएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं √15/2, √15/2। और ज़्यादा आगे इसको कैलकुलेट नहीं किया गया। और ऐसा आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। तो चौथे का आपका सही ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि कुल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपसे क्या बोल रहा है, कुल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपसे कुल ऊर्जा नहीं बोला, आपसे बोला है कुल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा या कुल गतिज ऊर्जा मतलब वहां पे स्थानांतरीय स्वतंत्र कोटियां और घूर्णन स्वतंत्र कोटियां, ये दोनों चीजें ली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्थानांतरी की बात हो रही है। और जब स्थानांतरी की बात होगी तो कुल स्थानांतरी गतिज ऊर्जा के लिए जो अपने पास फार्मूला होता है वो होता है 3/2 म्यू आर टी। ई बराबर 3/2 म्यू आर टी। ओके, ये स्थानांतरी गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक, ये आपका होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है। तो पांचवें का आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक गोले को प्रारंभिक चाल u के साथ एक स्थिर तूप से इस प्रकार दागा जाता है कि वह भूमि पर r दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदता है। यदि T1 और T2 लक्ष्य को दो संभावित तरीकों से भेदने में लगने वाले समय के मान हैं, तो T1 इंटू T2 है। आपको वैल्यू बतानी T1 इंटू T2 की। दोनों ही बार जो गोले की चाल होगी वो क्या होगी, u होगी। गोले की चाल क्या होगी, u होगी। और जो हम दो अलग अलग तरीकों से लक्ष्य को, टारगेट को भेजते हैं, तो जो टाइम दे रखा है वो T1 और T2 दे रखा है। तो एक तरह से जो T1 और T2 है वो आपका उड्डयन काल है। T1 और T2 आपका क्या है, उड्डयन काल है। तो अगर हम उड्डयन काल का फार्मूला लगाएं तो यहाँ पे T1 बराबर लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, जब T1 उड्डयन काल था तब भी परास क्या था, r था। और जब T2 उड्डयन काल है तब भी परास क्या है, r है। तब भी परास क्या है, r है। और जबकि वहां पे चाल, दोनों के लिए चाल क्या है, सेम है। तो अगर चाल आपकी समान है और दो स्थितियों पर अगर परास आपका बराबर है, तो इसका मतलब है कि अगर एक प्रक्षेपण कोण थीटा होगा तो दूसरा प्रक्षेपण कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर u सेम है, प्रारंभिक चाल सेम है, तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज हमेशा क्या आती है, बराबर आती है। तो अगर यहाँ पे T2 लिखा जाए तो 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, तो T2 बराबर हो जाएगा 2u कॉस थीटा अपॉन जी। अब जैसा कि T1 इंटू T2 बोला जा रहा है तो हम लोग T1 इंटू T2 करेंगे। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन जी। बस इसको मैनेज करना है, एक सही तरीके से लिखना है बस। तो देखो, इसको मैंने u अपॉन जी लिख दिया, ये 2 और ये g इधर लिख दिया। अब ये देखना, ये u और ये u मिलके u स्क्वायर होगा। ये 2 दिखाई दे रहा है, ये साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा और ये आपका g हो गया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। और ये जो लिखा है आपका ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज होता है परास। तो T1 इंटू T2 बराबर 2r अपॉन जी, 2r अपॉन जी। और ऐसा किस ऑप्शन पे लिखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन पे लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, तो बस हमेशा में कोई एक बात याद रखनी है कि अगर दो अलग अलग स्थितियों पर रेंज बराबर आ रही है और उनकी चालों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो वहां पे एक प्रक्षेपण कोण थीटा होगा और दूसरा प्रक्षेपण कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ओके, बस ये की कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा दो कणों को एक ही बिंदु से एक ही चाल 10 मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे उनकी परास r बराबर है, किंतु भिन्न अधिकतम ऊंचाइयां 10 मीटर और 20 मीटर है। निम्न में कौन सा विकल्प सही है।
निम्न में कौन सा विकल्प सही है? बेटा दोनों ही स्थितियों पर परास क्या है? दोनों ही स्थितियों पर परास क्या है? सेम है। तो अगर दोनों ही स्थितियों पर परास सेम है और यहाँ पे प्रारंभिक चाल को भी क्या किया गया? सेम किया गया, समान किया गया, तो बेटा आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि यहां पर ये वैल्यू H1 दे रखी है और ये वैल्यू क्या दे रखी है? H2 दे रखी है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा H/R बराबर tan थीटा बाई 4। H/R बराबर tan थीटा बाई 4। ये प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई और परास के बीच एक संबंध होता है। यहां पर परास समान है तो एक एंगल थीटा लेंगे और एक एंगल क्या लेंगे? 90 माइनस थीटा लेंगे। तो अगर हम एक बार थीटा रखते हैं तो हमारी हाइट तो H1 हो जाएगी और ये R हो जाएगा और ये हो जाएगा tan थीटा बाई 4। और एक बार 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो H2/R tan 90 माइनस थीटा बाई 4 होगा। H2/R बराबर cot थीटा बाई 4 होगा। अगर इनका आपस में गुणा करा दे तो H1 इंटू H2/R स्क्वायर बराबर 1/16 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से जब ध्यान से देखेंगे तो R स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है? 16 H1 H2 दिख रहा है और R क्या आ जाएगा? 4 √H1 H2। जब ये रिलेशन आ गया तो यहाँ पे प्रश्न में H1 की वैल्यू 10 दे रखी है और H2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 दे रखी है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखी जाए तो 10 गुणे 20, तो ये बेटा आया 200। 200 का मतलब 2 गुणे 100 हो गया। 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 40√2 मीटर। मतलब जो रेंज है वो 40√2 मीटर है। और ये जो 4 विकल्प आपको दे रखे थे तो रेंज के दे रखे थे कि इस प्रश्न में रेंज R का मान क्या होगा, वो हम लोगों ने निकाला। तो यहाँ पे रेंज कितना आ रहा है? 40√2 आ रहा है। और ऐसा किस ऑप्शन पे लिखा है? बी ऑप्शन पे लिखा है। तो यहाँ पे अपना सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक समतल जमीन पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए 2000 मीटर पर सेकंड की गति से एक गोली चलाई जाती है। अगर G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो बंदूक का निशाना होना चाहिए। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बंदूक है उसको लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो यहाँ पे दूरी कितना दे रखा है आपका? 200 और ये आपका 2000 दे रखा है, इंटू टी ले लिया। तो टी बराबर आपका बेटा क्या आ गया? 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड। अब अगर निशाना लगाना है तो हमें अपने लक्ष्य से थोड़ा बंदूक की नोक को क्या रखना पड़ेगा? ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आप लक्ष्य भेद सकते हैं। क्योंकि बंदूक जो निकलेगी वो परवलयाकार पथ पे चलेगी, वो आपसे सीधे सरल रेखी में नहीं चलेगी। तो इस वजह से हमें थोड़ा अपना बंदूक ऊपर रखना होगा लक्ष्य से। और वो कितना ऊपर रखना होगा उसके लिए y बराबर हाफ GT स्क्वायर। तो 1/2 ये 10 हो गया और ये 1/100 हो गया। तो यहां से आ रहा है 1/20 मीटर। 1/20 मीटर। और आप देख रहे हैं यहां पर ऑप्शन क्या आ रहा है? सेंटीमीटर में आ रहा है। तो अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर से रिप्लेस करूं तो 100/20 सेंटीमीटर होगा और ये y बराबर क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा दिख रहा है? मैंने बोला कि जो बंदूक है उसको लक्ष्य से ऊपर की ओर रखना होगा और कितने ऊपर रखना होगा? 5 सेंटीमीटर रखना होगा। तो आपको जो सही जवाब है वो तीसरा है कि हमें लक्ष्य से 5 सेंटीमीटर ऊपर बंदूक को रखना होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है घड़ी की लगातार घूमने वाली सेकंड की सुई की लंबाई 0.1 मीटर है। सुई की नोक का औसत त्वरण का परिमाण कि कोटि क्या होगा? कोटि का मतलब आपको जो आंसर बताना है वो 10 की पावर में बताना है। जो आपको आंसर बताना है किस में बताना है? 10 की पावर में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग त्वरण निकालें और जो त्वरण होगा ए वो R ओमेगा स्क्वायर होगा। R ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो 2π/T होता है। ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? 2π/T। अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो 4π² T स्क्वायर होगा।
टी स्क्वायर होगा। जो लंबाई होती है वही आर का काम करेगी, तो यहाँ पे 0.1 लिख दिया, 4 है। और पाई स्क्वायर का मान 3.14, इसकी लगभग वैल्यू हम लोग 10 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 10। एग्जैक्ट वैल्यू 9.85 आता है, तो ये 10 हो गया। और टी स्क्वायर देखते हैं। टी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो सेकंड वाली सुई का जो टाइम पीरियड होता है वो 60 सेकंड होता है। कितना होता है? 60 सेकंड। तो ये 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 2 आया, 10 की पावर 2 आया। जो आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहां पर 0.1 2 और ये 3 आया, ये 3 आ गया, तो 0.1/9 हो गया। इसको हम लिख लेते हैं। अच्छा, 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/9 हुआ, और ये ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10/9 इंटू पावर 10 की पावर -3 बना दिया हम लोगों ने। 1.1 इंटू 10 की पावर -3 आया, ठीक। और यहाँ पे पावर कितना आ रहा है? 10 की पावर -3 आ रहा है। पावर कितना आ रहा है? 10 की पावर -3 आ रहा है। और ऐसा पावर कहाँ दिख रहा है? ऐसा पावर कहाँ दिख रहा है? ये आपको पहले ऑप्शन पे दिख रहा है। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सही जवाब क्या होगा? आपका पहला होगा, ठीक है ना? पहला विकल्प सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा समान ऊंचाई से दो गोलियां भिन्न वेगों से क्षैतिजता दागी जाती, कौन सी भूमि पहले पहुंचेगी? बच्चा, अगर हम बात करें समान ऊंचाई की, तो ये h हो गया। अगर यहां से हम लोग u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये आपका क्षैतिज प्रक्षेप गति होगा। और जब क्षैतिज प्रक्षेप गति होगा तो यहां पर जो आपका क्षैतिज घटक होगा वो u के बराबर होगा, लेकिन जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और जब वर्टिकल कंपोनेंट आपका 0 होगा तो यहां तक आने में अगर t टाइम लग रहा है तो h बराबर u/t प्लस हाफ GT²। अब यहां पर uy की वैल्यू मैंने क्या बोली? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे क्षैतिज डायरेक्शन में फेंक रहा हो तो थीटा कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे h बराबर आ रहा है हाफ GT²। तो ये आपका जो t आएगा वो आएगा √2h/g। तो जो ये संबंध देख रहे हो वहां पे देखो कहीं भी u नहीं दिख रहा है। अगर u नहीं दिख रहा है तो आप अगर भिन्न भिन्न वेगों से क्षैतिज दिशा में किसी गोली को फेंकते हैं तो उस तल पर समान समय में पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? समान समय में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा कि दोनों समान समय में पहुंचेंगी, दोनों समान समय में पहुंचेंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है यदि प्रक्षेपण कोण और प्रारंभिक वेग को नियत रखा जाए, तो क्षैतिज परास में वृद्धि क्या होगी? देखो यहाँ पे थीटा और u ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, नियत है। तो अगर ये नियत है तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है h/r बराबर tan θ/4। तो बच्चा यहां पे ध्यान से देखो, थीटा अगर नियत होगा तो जितना परिवर्तन आप h में करेंगे उतना ही परिवर्तन आपका किस में आएगा? r में आएगा। उतना ही परिवर्तन किस में आएगा? r में आएगा, ठीक। तो अगर h में परिवर्तन 10% की वृद्धि हो रही है तो r में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10% की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? दूसरा ऑप्शन सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? दूसरा ऑप्शन सही हुआ। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करे एक हॉल की छत 40 मीटर ऊंची है। जमीन से गेंद को 56 मीटर पर सेकंड क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाए तो छत को बिना टकराए या अधिकतम क्षैतिज दूरी पर गिरे। तो बच्चा जो गेंद को फेंका जा रहा है इस तरह, तो ये जो ऊंचाई दे रखी है ये 40 मीटर दे रखी है। ये प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई है, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई है। और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है h बराबर u² sin² θ/2g। हमें सिर्फ इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। h की जगह आप 40 रखेंगे, u 56 इंटू 56 हो गया, sin² θ/2 और ये हो जाएगा 9.8। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 4 से डिवाइड करोगे 14 आएगा, 14 7 जा 98 होता है, और 7 इंटू 2 14 आया। 14 से फिर डिवाइड करेंगे तो sin² θ आ जाएगा 1/4। स्क्वायर रूट करेंगे तो sin θ बराबर आएगा 1/2, और साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 की। तो थीटा कितना आ रहा है आपका? 30 डिग्री आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक प्रक्षेप को प्रारंभिक वेग u से अल्फा कोण पर क्षैतिज से फेंका जाता है। कुछ समय के बाद इसका वेग v हो जाता है और क्षैतिज से इसका कोण बीटा हो जाता है, v का मान। तो बेटा प्रक्षेप गति के दौरान हमेशा क्षैतिज घटक क्या होता है, नियत होता है। क्षैतिज घटक क्या होता है, नियत होता है, क्योंकि x अक्ष में या क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमेशा प्रक्षेप गति में क्षैतिज घटक को हम लोग बराबर कर सकते हैं। अगर हम प्रारंभिक क्षैतिज घटक लिखें तो वो u cos अल्फा होगा, और t समय बाद अगर क्षैतिज घटक लिखें तो वहां पर v cos बीटा लिख सकते हैं। तो अपने को v निकालना है, तो जो v आएगा वो आएगा u cos अल्फा अपॉन cos बीटा, और ये जो 1 अपॉन cos बीटा दिख रहा है अगर ये ऊपर भेजेंगे हम लोग तो ये सेक में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। तो v बराबर आ गया u cos अल्फा इंटू सेक बीटा, v बराबर आ गया u cos अल्फा इंटू सेक बीटा। और ऐसा कहां पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 के 3 ऑप्शन पे लिखा है कि v बराबर u cos अल्फा इंटू सेक बीटा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो वस्तुओं को क्षैतिज से क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि दोनों वस्तुओं द्वारा प्राप्त ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयां समान हो तब उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात। तो बेटा ऊंचाइयां समान है, ऊंचाई का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे थीटा दे रखा है, आपको u निकालना है। तो u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2g। बेटा 2g से 2g कैंसिल हो गया, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री। u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, साइन 60 रूट 3/2 होता है, स्क्वायर में करेंगे तो 3/4 आएगा, और ये आएगा 1/2। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 3/2। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3/2। अच्छा, उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात है, और हम स्क्वायर रूट करेंगे लास्ट में तो u1 अपॉन u2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/2। क्योंकि ये जो टर्म आ रहा है 3/2 वो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर आ रहा है, और ये जो u1 अपॉन u2 आ रहा है अंडर रूट 3/2। ऐसा किस ऑप्शन पे लिखा गया है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका तीसरा विकल्प सही है। हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्ट, एक कण क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गति करता है तो इसका नियत होगा, बेटा अगर नियत चाल से गति कर रहा है तो एक समान वृत्तीय गति होगा। अगर एक समान वृत्तीय गति होता है तो उसमें वेग नियत नहीं होता, क्योंकि दिशा बदलती है, त्वरण भी नियत नहीं होता। लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही जवाब होगा तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होते हैं। बेटा अगर एक समान वृत्तीय गति की बात करें तो यहां पे जो अभिकेंद्रीय बल लगता है AR, वो हमेशा केंद्र की ओर दिष्ट होता है, त्रिज्या के अनुदिश। और ये आपका वेग की डायरेक्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और ऐसा कहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा है। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक चूहा पूर्व की ओर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, एक बिल्ली 10 मीटर की चाल से उत्तर की ओर जा रही है। चूहे को बिल्ली की चाल क्या दिखेगी, चूहे को बिल्ली की चाल क्या दिखेगी। तो यहां पर बिल्ली की चाल निकालनी है आपको, किसके रेस्पेक्ट में, चूहे के रेस्पेक्ट में, चूहे के सापेक्ष बिल्ली की चाल। तो चूहे के सापेक्ष बिल्ली की चाल तो वेलोसिटी ऑफ कैट हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ रैट हो जाएगा। तो यहां पर बिल्ली उत्तर डायरेक्शन पे जा रहा है, तो अगर उत्तर को अपन लोगों ने क्या मान लिया, उत्तर को जे मान लिया, और पूर्व की ओर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। अगर इसका हम लोग मॉड ले लें तो मॉड लेने पे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ये आपका आएगा 10√2। ये आपका क्या आएगा, 10√2। ऐसा कहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा विकल्प से हुआ आपका, कि यहां पर जो आपका चाल आएगा वो 10√2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी प्रक्षेप के पथ का समीकरण y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। आपने दो समीकरण पढ़े होंगे, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
और एक आपने पढ़ा होगा y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो tan थीटा बराबर 1 आएगा। तो सीधे सीधे थीटा कितना दिख रहा है, 45 दिख रहा है। तो हिसाब से आपका ये वाला तो ऑप्शन सही दिख रहा है। अगर हम क्षैतिज परास की बात करें तो यहां से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 माइनस एक्स दिखेगा। और अगर इसके बीच कंपेयर करता हूं तो देखो यहाँ पे x अपॉन आर लिखा है, ये सिर्फ r लिखा है, तो यहां से r बराबर क्या आएगा, 1 मीटर आएगा। r बराबर क्या आएगा, 1 मीटर आएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन भी सही हो गया। अब मेरे को महत्तम ऊंचाई निकालनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। और यहां से अगर थीटा 45 रखते हैं हम लोग तो u स्क्वायर कॉस 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, स्क्वायर पे 1/2 आएगा, तो ये 1 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो u स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चा, g आ गया। अगर हम हाइट निकालना चाहें तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h बराबर u स्क्वायर आपका क्या होगा, g स्क्वायर इंटू साइन 45 क्या आएगा बेटा, अच्छा सॉरी u स्क्वायर आपका g आया था बेटा, तो यहां पर g लिखोगे साइन 45 1 अपॉन 2 और ये 2g आ गया, g से g कैंसिल हो गया, 1/4 मतलब 0.25 मीटर। ये आपका सही है, तो ये भी आपका सही हो गया। अब अगर हम उड्डयन काल निकालें तो उड्डयन काल क्या होता है, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। और अगर यहां पे वैल्यू पुट करते हो तो ये रूट जी आएगा साइन 45 अपॉन जी। और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको आती हुई नहीं दिख रही है, तो इस पे निकालना था कौन सा कथन असत्य है। तो हमारे हिसाब से और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो चौथा ऑप्शन आपका क्या है, असत्य है। चौथा ऑप्शन आपका क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करते हुए कण का प्रक्षेप पथ सरल रेखा या परवलय प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। बात सही है कि अगर आप किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उछालेंगे तो वो सरल रेखा में गति करेगा, अगर किसी कोण पर आप फेंकते हैं तो परवलयाकार पथ पे गति करता है। दोनों ही स्थितियां बिल्कुल सही है। कारण में बोला जा रहा है कि वस्तु का बिंदुपथ त्वरण से निर्धारित होता है। नहीं भैया, अगर बिंदुपथ निकालना है तो हमें वेग की दिशा और त्वरण की दिशा का आकलन पता होना चाहिए कि कहाँ पे वेग की दिशा और कहाँ पे त्वरण की दिशा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जो आपका कथन कारण है वो गलत है, लेकिन कथन क्या है, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, दोनों सही बोल रहा है, नहीं ये गलत हो गया, ये भी गलत है। कह रहा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है, हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक व्यक्ति नदी के बहाव के लंबवत नदी को t सेकंड में पार करता है तथा नदी के बहाव की दिशा में बराबर दूरी तय करने में t सेकंड लेता है। तब स्थिर पानी में व्यक्ति की चाल और नदी के पानी की चाल का अनुपात। बेटा मान लो ये नदी है और ये दूरी दे रखी है d, दूरी क्या दे रखी है d। अब मान लो इस डायरेक्शन पे व्यक्ति तैर रहा है तो इसकी चाल v हो गई, ये नदी की चाल हो गई u। तो अगर इसकी चाल ये निकाला जाए तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा। तो यहां पर लंबवत पार करने में लगा समय जो पूछा जा रहा है, तो यहां पे d बराबर क्या आएगा, पहली कंडीशन पे अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टी। फिर अगर आगे स्टेटमेंट कह रहा है नदी के बहाव की दिशा में, अगर सेम डायरेक्शन पे होते तो हमेशा नदी का वेग प्लस व्यक्ति का वेग होता, अगर विपरीत दिशा होता तो फिर हम उनको क्या करते, घटा देते। और अभी भी जो दूरी है वो सेम है, तो यहां पे जो d होगा वो v प्लस यू इंटू टी होगा। इन दोनों को हम लोग बराबर कर लेते हैं, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टी बराबर v प्लस यू इंटू टी, दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बराबर v प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस। तो यहां से प्लस वाले से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो v माइनस यू टी स्क्वायर बराबर v प्लस यू कैपिटल टी स्क्वायर। अगर अपने को क्या निकालना है, पानी में व्यक्ति की चाल और नदी में पानी की चाल, मतलब v अपॉन यू निकालना है, तो क्या किया जाए, u से डिवाइड किया जाए, तो v अपॉन यू माइनस 1 टी स्क्वायर बराबर v अपॉन यू प्लस 1 टी स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे v अपॉन यू स्मॉल टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, v अपॉन यू कैपिटल टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अगर ये वाला टर्म इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो v अपॉन यू बराबर जब सॉल्व करेंगे तो बढ़कर कैपिटल टी स्क्वायर प्लस स्मॉल टी स्क्वायर अपॉन
टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी स्क्वायर, ये आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऐसा देखे अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड पे दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब तीसरा विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 21 करा, एक आदमी स्थिर सीढ़ी के ऊपर जाने में 90 सेकंड का समय लेता है। जब स्वचालित सीढ़ियां चलती हैं तब 60 सेकंड का समय लेता है। यदि चलती सीढ़ी पर आदमी भी ऊपर जाए चले तो कितना समय लेगा? मान लीजिए ये एक इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन होगा, वहीं पे सीढ़ी यूज हो रही होगी और इसकी लेंथ क्या होगी? एल होगी, ठीक है ना। अभी जब आदमी चल रहा है तो आदमी की चाल हम लोगों ने मान ली यू, आदमी का चाल क्या मान लिया? यू मान लिया। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पे समय दे रखा है, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, तो ये एल अपॉन यू हो गया, ठीक है ना। फिर अगर हम दूसरा देखें कि यहाँ पे स्वचालित सीढ़ियां चल रही हैं, तो जो स्वचालित सीढ़ियां हैं उनकी चाल हम लोगों ने मान ली v, उनकी चाल क्या मान ली? v। तो फिर अब समय कितना लग रहा है? 60 सेकंड लग रहा है, डिस्टेंस तो वही कवर होगा, तो 60 बराबर हो जाएगा l अपॉन यू। अब क्या हो रहा है? सीढ़ियां भी चल रही है और आदमी भी चल रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन पे चलेंगे। जब दोनों सेम डायरेक्शन पे चलेंगे तो इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो बेटा यहां पर टाइम निकालना है आपको, डिस्टेंस अभी भी l है और ये हो जाएगा u प्लस वी। यहां से अगर u की वैल्यू देखी जाए तो l अपॉन 90 आएगा और ये l अपॉन 60 आएगा। l कॉमन लेके क्या करोगे? कैंसिल कर दोगे, नीचे एलसीएम कितना आएगा? 180 आएगा 90 60 का, 92 जा 63 जा, ये आया 180 ऊपर जाएगा और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 36 सेकेंड आएगा। और आई होप ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा होगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 करा, यदि प्रक्षेपण कोण को 30 डिग्री से बदल के 60 डिग्री कर दिया जाए तो इनके क्षैतिज परास का अनुपात। बेटा देखो जरा, ये 30 और 60 का अगर सम करोगे कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है तो हमेशा परास क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 1:1 होगा। और ऐसा कहाँ पे लिखा है? सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो 22 का आपका सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एक वस्तु की गति अन्य गतिशील या स्थिर वस्तु के सापेक्ष कहलाती है। ये अगर किसी के रिलेशन में, किसी के रिलेटिव हम बात करते हैं तो वो हमेशा एक रिलेटिव मोशन की बात करता है, सापेक्ष गति की बात करता है। और वहां पे जो वेग संबंधित टर्म लिया जाता है उसको सापेक्ष वेग बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 होगा। आपने पीछे देखा होगा चूहे और बिल्ली वाला केस, है ना, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये 23 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, दो पिंडों को क्षैतिज कोण थीटा और 90 माइनस थीटा पर दो पिंडों को समान वेग से फेंका जाता है, उनके उच्चतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? समान वेग से फेंका जा रहा है बेटा, तो h1 बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h2 बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो ये बेटा बनेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर मैं डिवाइड करूं h1 अपॉन h2 से तो बेटा 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 बनेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, मतलब ऐसे भी सही है। जब ऐसे लिख दिया तो tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को ये 1 अपॉन कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे ये जो चीज लिखी है तो ये 1 अपॉन क्या बनेगा? सेक स्क्वायर, और ये नीचे देखोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखा है ऐसे इस तरह, तो इसको क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये बेटा सब लिखने के तरीके हैं, तो ये भी आपको दिख रहा है। तो सिर्फ लिखने का तरीका पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये तीनों भी जो भी संभावना है तीनों ही सही है, तो इस वजह से यहाँ पे उपरोक्त सभी पे मैं टिक कर दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह प्रक्षेपगत से संबंधित सही कथन का पहचान करें। मतलब जो आपने थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़े होंगे प्रक्षेपगत में, कह रहा है यह हर जगह समान रूप से त्वरित होता है। मतलब अगर प्रक्षेप गति देखेंगे तो यहाँ पर हर एक बिंदु पर जो त्वरण काम करता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर काम करता है। कह रहा है यह उच्चतम स्थिति को छोड़कर हर जगह समान रूप से त्वरित होता है, जहां यह निरंतर वेग से आगे बढ़ रहा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उच्चतम बिंदु को छोड़ के किसका वेग हमेशा आगे बढ़ रहा हो,
त्वरण वेग के कभी लंबवत नहीं होते ना, ये भी बात गलत लग रही है, क्योंकि अगर उच्चतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पे ये क्षैतिज घटक के बराबर वेग आ जाता है, ये त्वरण हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है कि हर जगह समान रूप से क्या होता है, त्वरित होता है। किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो हमेशा मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्मॉल जी का प्रयोग करते हैं, और जो प्रक्षेप गति होती है वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होती है, तो हर जगह इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इस वजह से 25 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो बेटा यहां तक क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक मैंने सॉल्व कराए, इसके बाद आपको दूसरे सरा के सॉल्व कराएंगे। जय हिंद, थैंक यू। हेलो बच्चों आज आप लोगों का नीट 5 का पेपर हुआ है और सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए फिजिक्स में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से बच्चे शुरुआत करते हैं। देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिंड को मीनार के शीर्ष से बच्चे क्षैतिज रूप से फेंका गया है और कह रहा है कि 3 सेकंड के बाद वो जमीन पर 45 डिग्री के कोण पर क्षैतिज रूप से टकरा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है बच्चे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और वो किस गति से टकरा रहा है जमीन पे, वो आपको निकालना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे बच्चे जब वो नीचे टकराएगा तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका 0 होगा। ठीक है, अब कोई मीनार है बच्चे, सो ये आपकी मीनार है और ये ऊंचाई आपको निकालनी है। ये ऊंचाई क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो देखिए h के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हमारा होगा u/t प्लस क्या होगा आपका हाफ। अब यहाँ पे देखो जो आपका ऊर्ध्वाधर त्वरण है बच्चे वो क्या होगा, ये होगा आपका ay, जो कि आपकी वैल्यू दे भी रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करो, ये हो जाएगा आपका a/t²। ठीक है, तो ये जरा रखो वैल्यू यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका हाफ, ये क्या होगा बच्चे 9.8 और ये क्या होगा आपका t² मतलब हो गया 9, तो ये बचेगा आपका 4.9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, ये हो जाएगा आपका 44.1 मीटर। सो जो आपकी ये ऊंचाई आएगी ये आएगी आपकी 44.1 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है, गति पूछी हुई है। सो गति के लिए क्या करोगे, आपको अंतिम वेग आपसे पूछा हुआ है कि टकराने का वेग क्या होगा। uy इक्वल्स टू क्या होता है आपका फार्मूला, ये होता है आपका uy प्लस gt। ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, कितना हो जाएगा आपका 9.8 और t कितना होगा आपका 3। सो देखो कितना आता है, 3 8 ज़ा 24 और 3 9 ज़ा कितना होगा आपका 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आपका हाइट कितना आएगा 44.1 मीटर और इसका जो वेग है वो आएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, इसमें तीसरा ऑप्शन दिखा रहा है हमको 44.1 और 29.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पिंड को t=0 पर प्रक्षेपित किया जाता है। सो एक ग्रह की सतह पर निश्चित बिंदु से ग्रह के सतह के साथ निश्चित कोण पर निश्चित वेग के साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्थापन। देखो बच्चे ये आपको दे रखा है क्षैतिज विस्थापन और ये दे रखा है आपको ऊर्ध्वाधर विस्थापन के रूप में भिन्न होता है, तो वह पिंड कितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। देखो समझो बच्चे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, यहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, सो आपको पता है जब ये अधिकतम ऊंचाई पे आता है तो इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है ये यहाँ पे क्या होता है बच्चे 0 होता है। ठीक है, तो ये uy क्या होता है बच्चे यहाँ पे 0 होता है। तो हमको पहले विस्थापन दे रखा है y इक्वल्स टू कितना है 10t माइनस क्या होगा आपका t²। तो आपको पता है कि विस्थापन से हम वेग कैसे निकालते हैं, तो क्या करना है हमको सिर्फ अवकलित करना है इसको। तो आपका जो इसका जो वेग होगा बच्चे uy वो क्या आएगा आपका dy/dt। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 10 होगा, ये आएगा -2t और इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है बच्चे 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल करो बच्चे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 2t। सो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 5 सेकेंड। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड
पे वो अपनी अधिकतम ऊंचाई को क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। अब वो अधिकतम ऊंचाई भी निकाल लेते हैं बच्चे कि वो अधिकतम ऊंचाई कितनी आएगी। सो बस यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो y इक्वल्स टू कितना होगा आपका 10 इंटू 5 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 5, ठीक है। सो इसको आप कैलकुलेट करो। सो देखो क्या आएगा यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपका 10 5 50 माइनस कितना हो जाएगा 25। जब इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो कितना बचेगा आपका 25 मीटर, ठीक है। सो जो आपका अधिकतम ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी आपकी 25 मीटर। सो इसका जो होगा 25 मीटर, देखो कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, फोर्थ ऑप्शन आपको दिखा रहा है बच्चे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक हवाई जहाज 490 मीटर की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई आपको दे रखी है, पर 720 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से क्षैतिज रूप में उड़ रहा है। जब लक्ष्य के ठीक ऊपर एक बम गिराया जाता है तो वह कितनी दूर क्षैतिज रूप से इसका लक्ष्य चूक जाता है। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज है बच्चे, ये कंसीडर करो कि ये हवाई जहाज है और कहीं यहाँ पे टारगेट है आपका, ठीक है। यहाँ से बच्चे एक बम गिराया गया, तो कुछ सपोज करो वो यहाँ पे गिरा, या इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, ठीक है। ये कंसीडर करते हैं बच्चे कि ये यहाँ पे गिरा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछिए, क्षैतिज रूप से इसका लक्ष्य चूक जाता है कितनी दूर, मतलब आपसे पूछा है बच्चे क्या, क्षैतिज परास। तो बच्चे ये जो है आपका क्या है, ये क्षैतिज प्रक्षेपण वेग का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी परास होती है बच्चे, ये होता है आपका u स्क्वायर रूट, ये होता है आपका 2h/g, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है। u आपको दे रखा है 720, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 5/18 से क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे। स्क्वायर रूट एज इट इज 2, h का वैल्यू कितना होगा, h का वैल्यू दे रखा है बच्चे 490 और g का वैल्यू कितना होता है आपका 9.8। सो देखो ये कट हो जाएगा। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 200, और यहाँ पे ये 0 हट जाएगा और ये 100, और यहाँ बचेगा 2, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 10, ठीक है। सो जो आपकी क्षैतिज परास आएगा बच्चे, वो कितना आएगा आपका 2000 मीटर। ये आएगा आपका कितना 2000 मीटर, ओके। सो इसका जो परास होगा बच्चे वो कितना होगा 2000 मीटर। तो 2000 मीटर आपका दूसरा ऑप्शन है। सो दूसरा ऑप्शन बच्चे इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, कह रहे हैं कि प्रक्षेप के प्रक्षेपण कोण का पता लगाएं जिसके लिए बच्चे क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। पहले तो बच्चे देखो क्षैतिज परास होता क्या है, ये होता है आपका r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। और अधिकतम ऊंचाई की अगर हम बात करें बच्चे, तो ये क्या होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बोला गया है कि इन दोनों का अगर वैल्यू इक्वल है, तो मतलब क्या है, r इक्वल्स टू बच्चे कर दो h और इस 2 थीटा को ओपन कर लो। सो यू स्क्वायर 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा अपॉन क्या होगा g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा आपका 2g। यहाँ से g कट हो जाएगा, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा आपका क्या होगा, कट होगा, ठीक है। सो देखो क्या बचेगा, कॉस थीटा को आप इधर लेके आ जाओ और 2 को आप इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो ये दे देगा आपको टेन थीटा बच्चे। सो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका 4। तो आप थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, थीटा इक्वल्स टू इजिली आप लिख सकते हो यहाँ पे टेन इनवर्स 4, ठीक है। सो टेन इनवर्स 4 कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है आपको, आपका ये थीटा की जगह एक्चुअली अल्फा लिया गया है, तो उसमें एंगल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका थर्ड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि वर्ग माध्य मूल वेग का सूत्र है, ठीक है। सो पहला दे रखा है आपको VRMS इक्वल्स टू, ये दे रखा है आपको बच्चे क्या 3p/ρ। देखो बच्चे जो प्रेशर एक्सर्टेड का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है आपका 1/3 ρ VRMS स्क्वायर, ठीक है।
तो यहां से आप VRMS को कैलकुलेट करो, तो ये 3 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा आपका 3P अपॉन क्या हो जाएगा आपका रो इक्वल्स टू ये आएगा VRMS स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप जब VRMS को हल करोगे बच्चे, सो VRMS इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आपका 3P अपॉन रो। ठीक है, सो जो आपका वर्ग माध्य मूल वेग का बच्चे सूत्र है वो क्या होगा 3P अपॉन रो। इसका मतलब पहला आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31। किसी गैस का वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, अभी आप पिछले क्वेश्चन में ही करके आए हो, और गैस के सबसे संभावित वेग के बीच आपसे संबंध पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चे कि जो आपका VRMS होता है, VRMS इक्वल्स टू होता है आपका स्क्वायर रूट 3RT अपॉन M। ठीक है, और ये जो संभावित वेग है ये होता है आपका स्क्वायर रूट 2RT अपॉन M। ठीक है, अब ऐसा करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सो VRMS अपॉन VMP, तो आपको ऑब्वियस दिख रहा है यहाँ पे RT अपॉन M, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है बच्चे RT अपॉन M, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2। सो ये जो आपका VRMS है ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 VMP। ठीक है बच्चे, तो जो आपका वर्ग माध्य मूल वेग है वो स्क्वायर रूट 3/2 गुणे क्या होगा आपका सबसे संभावित वेग, मतलब VMP। सो देखो आई थिंक दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको, सो दूसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो बच्चे 32 नंबर क्वेश्चन देखो, एक बेलन में ऊर्ध्वाधर स्थिति में आदर्श गैस से भरी है। बच्चे इसमें आदर्श गैस भरा हुआ है, ठीक है, इस पर एक M द्रव्यमान का पिस्टन लगा है जो बिना किसी घर्षण के ऊपर नीचे गति कर सकता है। सो ये मूवेबल पिस्टन है एक, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। यदि ताप में वृद्धि करें, यदि आप टेम्परेचर यहाँ पे बच्चे बढ़ा रहे हैं, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो गैस के प्रेशर तथा वॉल्यूम दोनों में परिवर्तित हो जाएगा। देखो दाब और आयतन, आयतन में तो परिवर्तन होगा लेकिन दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार P में वृद्धि होगी। बेटे चार्ल्स का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम आपका ये बताता है V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जब आपका जो ताप है बच्चे वो क्या होना चाहिए, ताप नियत होना चाहिए। ताप नियत हो तो वहां पे आपका जो आयतन होता है वो तापमान के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड देखिए V परिवर्तित होगा परंतु P नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही है, आपका जो आयतन है वो परिवर्तित होगा लेकिन दाब में कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जो गैस का मास है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। P परिवर्तित होगा परंतु V नहीं, जी नहीं, ये भी आपका कैसा होगा, गलत होगा। ठीक है, सो 32 का आपका थर्ड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, किसी आदर्श गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान के लिए दाब के दो विभिन्न मानों के लिए आयतन एवं ताप के बीच ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है, और आपसे पूछा है कि P1 तथा P2 के बीच संबंध के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखो बच्चे पहली बात तो ये V और T के बीच में ग्राफ है, मतलब आपका आयतन और ताप के बीच में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो यहाँ पे प्रेशर है, जो P1 होगा ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, P2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, सो ये तभी हो सकता है जब आपका P1 मतलब इसका दाब जो होगा वो P2 के दाब से क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। तो देखो कौन सी कंडीशन दिखा रहा है ये, पहली कंडीशन दिखा रहा है ये P1 इज ग्रेटर देन P2, और P1 P2 तो कहीं से बराबर तो हो ही नहीं सकते, और P2 लेस देन नहीं, ये उसका जस्ट वाइस वर्सा है, ये बच्चे गलत हो जाएगा, और आंकड़े पर्याप्त नहीं है, नहीं है। यदि गैस का वर्ग माध्य मूल वेग V है तब सो क्या होगा आपको ये बताना है।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चे? वर्ग माध्य मूल वेग उन्होंने v दे रखा है, मतलब आपको Vrms इक्वल्स टू बच्चे v दे रखा है, और v अभी मैंने बताया है ये होता है आपका 3RT/m। ठीक है, अब ऐसा करो कि बोथ साइड बच्चे स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू ये आएगा आपका 3RT/m। सो v स्क्वायर अपॉन t के बीच में कोई रिलेशन है, सो इसको t को इधर ले जाओ, सो v स्क्वायर अपॉन t इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 3R/m। ये पूरी वैल्यू क्या है? एक नियतांक है। ये क्या है बच्चे? एक नियतांक है। ठीक है, सो जो आपका v स्क्वायर अपॉन t होगा वो नियतांक के इक्वल होगा। ठीक है, जो कि आपका है सेकेंड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कह रहा है कि अणुओं के दो क्रमिक संघटनों के बीच अणुओं द्वारा माध्य मुक्त पथ आपको बताना है कि औसत दूरी होगी। बच्चे ये सिंपल सा फार्मूला है, सीधा सा। इसका फार्मूला होता है 1/√2 n पाई, ये होता है आपका d स्क्वायर। ठीक है बच्चे, d क्या है? ये डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब अणु का व्यास है बच्चे। ये क्या है? अणु का व्यास। ठीक है, और पाई आपका कांस्टेंट है, और तो सो आपका फार्मूला होगा बच्चे लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2 n पाई d स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला था। तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको? थर्ड ऑप्शन बच्चे दे रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए 36 नंबर कह रहा है कि 4 अणुओं की चालें 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 किलोमीटर पर सेकेंड और दे रखा है आपको 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इन अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा? ठीक है, तो आपको चालें दे रखी हैं, मतलब V1 दे रखा है और V2 भी दे रखा है और V3 एंड आपको V4 दे रखा है। ठीक है, पहले बच्चे समझो कि वर्ग माध्य मूल वेग होता क्या है। मतलब आप वेलोसिटीज को स्क्वायर करो। चलिए इसको स्क्वायर कर दिया, फिर क्या करो उनको ऐड करो, ये उनको सम अप कर दिया बच्चे। ठीक है, अब कितनी वेलोसिटीज है उनसे आप क्या करो बच्चे? डिवाइड कर दो, और जो कि वर्ग माध्य मूल वेग लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा दो? स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, आप सबकी वैल्यूज आपको दे रखी है, तो बस सबके वैल्यूज आपको रखने हैं। 2 का स्क्वायर बच्चे क्या होगा? ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा आपका 16, 5 का क्या होगा बच्चे? 25, और बटे क्या होगा? 4। ठीक है, 4 को आप बाहर ले लो, ये 1/2 आ जाएगा, अंदर इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या है, सो 9 4 13 एंड 9 4 13, 13 6 क्या हो जाएगा? 19, 19 5 होगा आपका 24, ये 4 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 1 3 5, स्क्वायर रूट 54/2। तो इसको भी अंदर ही ले लो क्योंकि ऑप्शन बच्चे ऐसे ही दे रखा है 54/4। सो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्क्वायर रूट 54/4। सो पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या कह रहा है कि 300 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैसों में ध्वनि के वेगों का अनुपात होगा। ध्वनि के वेगों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। देखो फॉर्मूला सेम टेम्परेचर पे है, दोनों का टेम्परेचर 300 दे रखा है। सो V क्या होता है आपका बच्चे? ये है आपका 3RT/m। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन। इसका बच्चे मोलर मास क्या होता है? नाइट्रोजन का होता है 28 और हीलियम का कितना होता है बच्चे? 4। ठीक है, सो जरा लिखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा बच्चे? V1/V2। सो टेम्परेचर तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? M2/M1। ठीक है, M2 को मैंने हीलियम कंसीडर करा है और M1 क्या होगा आपका? नाइट्रोजन के लिए। तो यहाँ पे वैल्यूज रखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4/28। इसको फर्दर सॉल्व करो, क्या होगा आपका? 1/7। सो V1/V2 क्या दे देगा आपको? दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1/7। ठीक है, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। देखिएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि आदर्श गैस का गणु अति सिद्धांत संबंध देता है। कौन सा राइट रिलेशन दे रहा है? तो आपको पता है बच्चे
फार्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/3, ये क्या होता है आपका mn/v बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है प्रेशर एक्सर्ट। ठीक है, सो देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये आपका बच्चे P प्रेशर है, ठीक है, v स्क्वायर बार ये आपका VRMS वेलोसिटी है। ठीक है, सो आपको सेकंड ऑप्शन दे रहा है बच्चे इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी निश्चित ताप पर एक गैस का दाब 5% हम बढ़ा दें तो इसके आयतन में कितनी कमी होगी। ठीक है, पहले तो आपने बच्चे बॉयल्स का नियम पढ़ा होगा, ये क्या कहता है बच्चे P1 V1 इक्वल्स टू क्या होगा आपका P2 V2। ठीक है, कह रहे कि दाब को 5% बढ़ा दिया। देखो मान लो बच्चे कि पहले आपका दाब P था, अभी 5% बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा आपका P प्लस 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 100P। ठीक है, इसको थोड़ा सा कट कर लो, सो इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 21/20P, ये आ जाएगा आपका P2। P1 कितना है आपका बच्चे, जो P1 का वैल्यू है वो कितना है P, और P2 का वैल्यू कितना हो गया आपका 21/20P। सो कह रहा है कि आयतन में कमी कितनी होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, सो चलो लगाओ फार्मूला, V1 V2 को एज इट इज रहने दो। सो P1 क्या है आपका P, V1 को एज इट इज रहने दो, और P2 कितना आया आपका 21/20, ये हो जाएगा P इंटू क्या आएगा आपका V2। देखो P से P कट हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप निकालो V2 अपॉन V1, क्या निकालोगे बच्चे V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू कितना देगा आपको, ये हो जाएगा 20/21। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो V2 इक्वल्स टू 20/21 टाइम्स V1। ठीक है, आप पूछा है कितना कमी होगी, तो चेंज निकालना है आपको बच्चे। ठीक है, चेंज कैसे निकालते हो तो चलिए देखते हैं चेंज कैसे आएगा। चेंज हो जाएगा आपका V2 माइनस V1, क्योंकि कमी की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा आपका V1 माइनस V2। ठीक है, ये होगा बच्चे क्या V1 माइनस V2, ओरिजिनल कितना था आपका V1 इंटू क्या करो 100 से। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, V1 एज इट इज रहने दो और V2 को वैल्यू रखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका V1 माइनस ये हो जाएगा बच्चे 20/21 V1 अपॉन क्या आएगा V1 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लो, ये V1 का हो जाएगा कट हो जाएगा, और 21 माइनस 20 करोगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/21 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, सो 21 21 4 84, सो ये आपका जाएगा 4। सो देखो कोई 4 पॉइंट समथिंग दे रहा है, देखो कितना बचेगा यहाँ पे 84 बचेगा आपका 16। ठीक है, पॉइंट लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 160। सो 21 7 जा कुछ ऐसा जाएगा 4.7 समथिंग आएगा आपका 4.76 दे रहा है आपको फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। तो जो इसके आयतन में कमी होगी वो कितनी होगी 4.76%। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन गैसों के गतिज आणविक सिद्धांतों की मान्यताओं में नहीं है। तो देखो पहला क्या है, कह रहा है कि गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य होता है। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बात है ये, कि अगर हम एक अणु की बात करें बच्चा तो ये पूरे गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है इसका नगण्य होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। हाँ ये भी आपका कंसीडर किया गया था थ्योरी में कि इनके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चे नेग्लिजिबल होता है। अणुओं के संघट्ट प्रत्यास्थ होते हैं। हाँ जो इनका जो कोलिजन होता है बच्चे वो भी कैसे होता है बच्चे प्रत्यास्थ होता है। बिल्कुल करेक्ट है। सभी अणुओं के वेग समान होते हैं, नहीं बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सभी अणुओं के वेग समान होते तो बच्चे VRMS V मोस्ट प्रोबेबल या हम लोग V एवरेज क्यों निकालते हैं। ठीक है, सो ये गलत है बच्चे आपका कि सभी अणुओं के वेग समान नहीं होंगे, तो यही आपका ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए बच्चे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद पात्र में हीलियम गैस भरा हुआ है और उसका तापीय प्रसार गुणांक नगण्य है। जब इसको 300 केल्विन से 600 केल्विन तक गर्म करते हैं
तब हीलियम अणु की औसत गतिज ऊर्जा होगी। ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, कि कितने गुना ज्यादा होगी। 300 पहले है बच्चे, फिर कितना है 600, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर कर लो बच्चे, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो E1 है, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है बच्चे, E2 है, ठीक है। तो आपको पता है जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपकी किसके अनुपात में होती है, प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, T1 अपॉन T2। तो ये टेम्परेचर्स आपके दे रखे हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 300 बटे क्या होगा 600, सो ये हो जाएगा 2। सो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से E2 बराबर क्या लिख सकते हो, 2 गुणे E1। मतलब क्या हुआ बच्चे कि ये प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी का, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का बच्चे 2 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो कहाँ पे कह रहा है कि 2 गुना बढ़ जाएगी, ये तो आपका क्या होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, कह रहा है कि गेंद को 36 से 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका जाता है, तो उड्डयन काल निकालना है आपको। तो बच्चे उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल्स टू ये होता है आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी। u वैल्यू दे रखा है, g भी दे रखा है, बस आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे। 2 इंटू ये है आपका 10, साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चे 1/2, जी का वैल्यू कितना है 10, तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो t का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 1 सेकेंड, ठीक है। तो जो कि है आपका थर्ड ऑप्शन। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, किसी गैस की ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा, कह रहा है कि इसके सिर्फ 2 मान Cp और Cv होते हैं, किसी दिए गए ताप पर एक विशेष मान होता है, और 0 और इन्फिनाइट के बीच कोई भी मान हो सकता है। देखो बच्चे, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हम ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा की बच्चे बात करें, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है बच्चे Q अपॉन m डेल्टा T, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि अगर टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर बच्चे क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन m इंटू 0, और बच्चे समथिंग अपॉन 0 आपको क्या दे देगा, इनफाइनाइट, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा है वो किसके किसके मध्य होगी, आपकी 0 से इनफाइनाइट के मध्य में इसका कोई भी मान हो सकता है, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब पर किसी एक परमाणु गैस के लिए आयतन V तथा ताप T वक्र दिया हुआ है। V बच्चे मीटर क्यूब में है, T क्या है आपका डिग्री सेल्सियस में है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पे जो वक्र है वो आपका कर्व यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ये बताना है आपको। देखो बच्चे Vt इक्वल्स टू होता है आपका V0 1 प्लस ये होता है आपका T अपॉन 273, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया आपका टेम्परेचर, इसको कैपिटल T लिख लो, ये हो गया टेम्परेचर। इसको अगर आप ब्रेक करो तो Vt इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ये हो गया T अपॉन 273, ये हो जाएगा आपका V0 प्लस क्या लिखोगे आप, V0, ठीक है। इसको अगर आप y इक्वल्स टू mx प्लस c से क्या करो, तुलना करो, तो आपको पता है कि ये क्या दे रहा है, आपको प्रवणता दे रहा है, सॉरी V0 अपॉन 273 आपको प्रवणता देगा, और ये क्या दे रहा है कि आपका ऑरिजिन से बच्चे कितना शिफ्ट हुआ है, ये वैल्यू आपको देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑरिजिन से तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तो यहीं से एलिमिनेट हो गया। सो V आपका अगर चेंज होगा तो T भी चेंज होगा। चौथे में क्या हो रहा है कि देखो V आपका कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका T है वो कैसा है बच्चे, लगातार बदल रहा है, ठीक है। तो बच्चे ये भी यहीं से एलिमिनेट हो गया। तो अभी देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, अगर बच्चे V आपका इस एक्सिस पे होता, क्षैतिज एक्सिस पे, ठीक है, तो आपका यही ग्राफ सही होता। लोगों उन्होंने क्या किया है, एक्सिस को चेंज किया है, तो आपका जो ऑरिजिन है बच्चे वो इतना क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, ये ऑरिजिन बच्चे आपका शिफ्ट हुआ है। सो आपका फर्स्ट ग्राफ बच्चे सही होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा बच्चे 45, कह रहा है कि निम्नांकित पीटी ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है।
क्या निष्कर्ष निकल रहा है? पहली बात तो देखो पीटी ग्राफ ये दे रखा है आपको। सो ऑब्वियस सी बात है भैया, आपका जो थीटा 2 है वो ग्रेटर देन क्या होगा, आपका थीटा 1 होगा। सो अगर थीटा 1 थीटा 2 से ग्रेटर है तो इसका जो इसकी प्रवणता होगी टेन थीटा 2 वो भी आपका टेन थीटा 1 से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। सो तो इसे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। सो देखिए अगर ये ज्यादा है, आपका टेन थीटा 2 ज्यादा है, सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो आपका V2 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका V1 से ग्रेटर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है आपका V2 का जो मान है वो V1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये वाला। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। कह रहा है कि यदि एक गतिमान गैस पात्र को रोक दिया जाए तो गैस का ताप बढ़ जाता है, और इसका कारण दे रखा है। यदि एक गतिमान गैस पात्र को रोक दिया जाए तो गैस का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। व्यवस्थित यांत्रिक गति की गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं की यादृच्छिक गति की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि ये आपका कोई गैस, एक कंटेनर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, ये पहले बच्चे कुछ स्पीड से क्या कर रहा था, गति कर रहा था। अब इसको रोक दिया गया है, सडन रोक दिया गया है। तो क्या होगा, जैसे ही रोकेंगे तो इसकी जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, जो अणु हैं, वो क्या कर लेंगे, उस स्पीड को बच्चे एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो जिससे कि ये क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। ठीक है, अलग अलग गतियों से ये बच्चे क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल सही है। यदि प्रकृतन और कारण दोनों सही है और कारण आपका प्रकृतन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, तो इसका मतलब बच्चे क्या होगा, आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। और हाँ, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। अब इधर देखिएगा बच्चे, यदि इस कंटेनर की बच्चे वेलोसिटी क्या थी, v थी, क्या होगा, ये आदि क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अब इसको अचानक बच्चे रोक दोगे तो क्या होगा, कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो गैस के अणुओं की यादृच्छिक गति की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, आपकी रूपांतरित हो जाएगी। ठीक है, सो 46 का बच्चे होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एक पिंड को क्षैतिज से चाल u से कोण थीटा से भूमि पर फेंका जाता है। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को सुमेलित कीजिए। सो आपको पता ही है बच्चे, रेंज क्या होता है आपका, अभी आपने पढ़ा था, ये होता है बच्चे क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, ये होती है आपकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उड्डयन काल क्या होता है आपका, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, और क्षैतिज त्वरण जो इसका होता है वो, क्योंकि आपका जो क्षैतिज वेग तो चेंज ही नहीं होता है बच्चे, ux इक्वल टू क्या रहता है आपका, थ्रू आउट द मोशन u cos थीटा ही रहता है। ठीक है, तो जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो वहां पे जो आपका त्वरण होगा वो कितना होगा, आपका 0 होगा। तो ये आ जाएगा आपका डी हो जाएगा आपका यस। तो देखो क्या मैच कर रहा है बच्चे, ए क्यू से मैच कर रहा है, ए क्यू से मैच कर रहा है, बी आपका पी से मैच कर रहा है, सी आपका आर से मैच कर रहा है, और डी बच्चे एस से मैच कर रहा है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किसको छोड़कर सभी आदर्श गैस की विशेषताएं हैं। सो पहला कह रहा है कि केवल संघट्ट के अलावा गैस के अणुओं के मध्य कोई बल नहीं लगता है। हाँ, कोई बल नहीं लगता है, बिल्कुल सही बात है। गैस के अणुओं के बीच संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था अभी, कि अगर एक मॉलिक्यूल का हम देखेंगे कितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो पूरे गैस की तुलना में वो क्या होगा बच्चे, नगण्य होगा। कह रहा है कि गैस के अणुओं के बीच संघट्ट के दौरान बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा की हानि होती है। बच्चे अगर ऊर्जा की हानि होगी तो बच्चे वो क्या होगा, पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चे वो क्या है, इनकरेक्ट है, ये गलत है। मतलब गलत है तो यही तो पूछा है आपसे कि कौन सी किसको छोड़कर सभी आदर्श गैस की विशेषताएं हैं, तो आपका यही ऑप्शन क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। सो त्रिपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी। बच्चे पूछा है कि स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, त्रिपरमाणु में पूछा हुआ है आपसे। तो आपको पता है कि एकल परमाणु के लिए कितनी होती है, 3, और 2 के लिए कितनी होती है, 5। और ये बच्चे होता है आपका नॉन लीनियर केस होता है, जिसमें आपकी क्या होती है, स्वतंत्रता की कोटि बच्चे की होती है 6।
ठीक है। सो आपकी त्रिपरमाणु गैस में स्वतंत्र कोटि होगी वो बच्चे क्या होगी, 6। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखो बच्चे 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आयतन, दाब और ताप आपको दे रखा है बच्चे क्या है, VPT। यदि इसके अणुओं का द्रव्यमान m में है तो इसका घनत्व है। तो देखो आपको पता है क्या होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है बच्चे PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है। सो PV इक्वल्स टू क्या होगा, n जहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स है, मोलों की संख्या है, ये क्या होता है आपका दिया गया मास अपॉन जो इसका मोलर मास होता है इक्वल टू क्या होता है आपका RT। ठीक है। आप इसको लेके उधर जाओ, ये हो जाएगा बच्चे P कैपिटल M, ये क्या हो जाएगा आपका M अपॉन V, ये हो जाएगा आपका RT। बच्चे मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हो आप, ये तो बच्चे घनत्व होता है। ठीक है। सो P कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका रो RT। ठीक है। अब इस कैपिटल M को आप क्या लिख सकते हो, ये P, इसको आप लिख सकते हो M इंटू NA, ये होता है आपका अवागाद्रो नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका रो RT। ठीक है। सो आपसे डेंसिटी के लिए पूछा है बच्चे, डेंसिटी के लिए सॉल्व करो आप। सो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा M और ये हो गया NA अपॉन क्या लिख सकते हो इसको RT। ठीक है। इस NA को ले आओ नीचे, तो जब नीचे लेके आओगे बच्चे क्या हो जाएगा आपका, ये होगा PM, इसको लिख सकते हो बच्चे R अपॉन ये हो जाएगा NA और ये T आपका एज इट इज। ठीक है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है बच्चे, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जो आपका रो है, जो आपकी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी यहाँ से, ये होगा आपका PM अपॉन क्या हो जाएगा KT। ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपका 4th ऑप्शन बच्चे क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, जो दे रहा है आपका PM अपॉन KT। ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, ये था आपके 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन। ओके।